नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर परमार आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग भारतीय संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास हम लोग क्रम से देख रहे हैं। देखिए, कल का जो वीडियो था, मतलब इसके पहले का जो वीडियो था 1861 का भारत शासन अधिनियम, तो उसमें 2 पॉइंट और महत्वपूर्ण रह गए थे। उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वो 2 पॉइंट ये थे कि 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें जो विभागीय प्रणाली है, विभागीय प्रणाली और जो मंत्रालय व्यवस्था जो हम आज देखते हैं, तो इसकी शुरुआत हो गई थी। किसके माध्यम से हो गई थी? 1861 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है ना? एक बार नोट भी कर सकते हो, विभागीय प्रणाली, जो डिपार्टमेंटल विभागीय प्रणाली, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, डिपार्टमेंटल ये सिस्टम, तो ये 1861 के भारत शासन अधिनियम में ये व्यवस्था थी। उसके माध्यम से इसकी शुरुआत हो गई थी, विभागीय प्रणाली और मंत्रालयी व्यवस्था, पोर्टफोलियो सिस्टम। मंत्रालयी व्यवस्था की शुरुआत भी कब से हुई? 1861 के भारत शासन अधिनियम से। और जो 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था वो जाना जाता था विकेंद्रीकरण के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। डिसेंट्रलाइजेशन, है ना? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पहली बार विकेंद्रीकरण की शुरुआत, है ना, किस ऐतिहासिक जो लैंडमार्क्स है उससे हुई है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना? 1861 का भारत शासन अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप उसमें नोट कर सकते हैं, विभागीय प्रणाली और मंत्रालयी व्यवस्था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज हम ये 3 ऐतिहासिक जो विशेषताएं हैं, जो 3 लैंडमार्क्स हैं, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना? तो इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए पहले पर। तो जो पहला है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें देखिए आपको 2 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है। एक तो विधान परिषदों का विस्तार किया गया। किस अधिनियम के माध्यम से? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। देखिए सवाल कैसा पूछा जाता है कि विधान परिषदों का विस्तार किया गया, किस अधिनियम के माध्यम से? तो आपका उत्तर क्या होगा? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से विधान परिषदों का विस्तार किया गया। अब देखिए, उस समय विधान परिषद कहने का मतलब ये है, देखिए एक तो जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल, तो उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, मतलब वो अकेले काम तो करते नहीं थे, उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो उसमें सदस्य होते थे। तो एक प्रकार का ये ताना बाना बुन गया था विधान परिषद का। तो उसमें जो सदस्य आते थे उसका विस्तार किया गया, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार किया गया। तो हम लोगों ने क्या कहा कि विधान परिषद का विस्तार किया गया। ठीक है? और दूसरी जो बात है, महत्वपूर्ण बात, देश में पहली बार, मतलब इसमें सदस्य कैसे आएंगे? परोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष निर्वाचन प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से आएंगे। तो देश में पहली बार परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो आपका उत्तर क्या होगा? 1892 का भारत शासन अधिनियम के माध्यम से देश में पहली बार परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है ना? तो इसमें 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें ये 2 बातें ही आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। बड़ा ही महत्वपूर्ण है 1909 का
भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, और इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। पहला ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है वो जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये मार्ले, देखिए क्या था, जो मार्ले थे उस समय, मार्ले, तो मार्ले उस समय भारत सचिव हुआ करते थे, भारत सचिव। और मिंटो कौन थे? मिंटो जो थे उस समय वायसराय थे, या गवर्नर जनरल बोल दें, या गवर्नर जनरल हम बोल सकते हैं। तो जो मिंटो थे वो वायसराय थे। तो आपने देखा था कि अब जो सचिव है, भारत सचिव है, 1858 का भारत शासन अधिनियम हमने देखा था 1857 की रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि वही तो मिड पॉइंट है। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें आपने देखा था कि अब जो हुकूमत है वो शिफ्ट हो गई है कहाँ पर? ताज। क्योंकि 1858 के पहले यहाँ पर कंपनी शासन करती थी, कंपनी के माध्यम से यहाँ पर शासन चलाया जाता था। लेकिन 1858 में क्या व्यवस्था थी? 1858 के बाद शासन को शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। अब ये ताज के अधीन हो गया, है ना, ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। और जो ब्रिटिश ताज यहाँ पर शासन किसकी मदद से करती थी? तो भारत सचिव की मदद से करती थी। तो यही भारत सचिव है जो 1858 में हम लोगों ने देखा था। तो जो मार्ले थे वो उस समय भारत सचिव थे, मार्ले, और मिंटो कौन थे? उस समय वायसराय थे। तो इन दोनों का ज्वाइंट रिफॉर्म था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना। और ये देखिए जाना किसके लिए जाता है? तो ये जाना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का सूत्रपात हुआ भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का सूत्रपात हुआ, और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। देखिए भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। मतलब ये हुआ कि जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ से केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम ही वोट डालेगा। तो इससे होगा क्या? इससे तो ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना हो गया कि निर्वाचन प्रणाली का आधार क्या हो गया? संप्रदाय हो गया। तो भारत में पहली बार किसका सूत्रपात हुआ? भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात हुआ, मतलब संप्रदाय के आधार पर। और इसका दायरा 1919 में और बढ़ा दिया गया। अभी तो ये व्यवस्था केवल भारतीयों के अभी तक ये व्यवस्था केवल मुसलमानों के लिए है। फिर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया और देखिए हम लोग देखते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम में कि इसमें सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीय समुदायों को भी शामिल कर लिया गया, इसका दायरा और बढ़ा दिया गया। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ठीक है। तो जो 1919 में केवल यह व्यवस्था मुसलमानों के लिए थी, फिर इस व्यवस्था को 1919 में और बढ़ा दिया गया और सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए कर दी गई ये व्यवस्था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया 1909, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखिए, और गवर्नर जनरल जो मिंटो था उसको सांप्रदायिक प्रणाली का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक प्रणाली का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ कम्युनेट इलेक्ट्रेट, सांप्रदायिक प्रणाली का जनक किसको कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? मिंटो को कहते हैं। इसने कहा भी था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका जो परिणाम होगा वो बड़ा ही घातक सिद्ध होगा। आप लोग भी देखते हैं कि आज जो भारतीय राजनीति है वो भारतीय राजनीति का मुख्य आधार क्या है? धर्म, जात पात। तो इसका बीज बो दिया गया 1909 में और यही भारतीय राजनीति का आज का आधार बोल दो कि अगर भारतीय राजनीति जो है वो किस पर चल रही है?
धर्म के आधार पर चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए, और गवर्नर जनरल मिंटो को सांप्रदायिक प्रणाली का जनक कहते हैं। तो ये आपको 2-3 बातें 1919 के भारत परिषद अधिनियम में ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सवाल बन जाते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात किया गया किस अधिनियम के माध्यम से, तो आपका उत्तर क्या होगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए अगला लैंडमार्क्स देखते हैं, ऐतिहासिक विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो देखिए, पहला महत्वपूर्ण इसमें जो फैक्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से 1919 में हमने देखा, 1909 में हमने देखा, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं 1909 के भारत शासन अधिनियम को, उसी प्रकार 1919 के भारत शासन अधिनियम को क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो उस समय देखिए, ये जो मॉन्टेग्यू थे वो कौन थे, भारत सचिव थे। भारत सचिव के पद का सृजन कब से हुआ था, 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। तो मॉन्टेग्यू उस समय क्या थे, भारत सचिव था, और चेम्सफोर्ड क्या था, उस समय वायसराय था। तो इन दोनों का ज्वाइंट रिफॉर्म था 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना। और देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, पहली बार, देखिए अभी तक हमने जितने भी लैंडमार्क्स पढ़े उनमें किसी में भी प्रस्तावना नहीं थी। ये पहला संवैधानिक विकास का जो चरण है, संवैधानिक विकास का जो लैंडमार्क्स है, तो पहली बार पृथक प्रस्तावना की अवधारणा देखी गई। प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रेम्बल, जो कि हम लोग जब हम मूल भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग देखते हो कि उद्देशिका है, प्रेम्बल है। और उद्देशिका क्या होती है, उद्देशिका क्या होती है कि जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं इसका आखिर उद्देश्य है क्या, है ना। और उद्देशिका पढ़ लेने से क्या होता है कि संविधान के अंदर है क्या क्या, तो वो पूरा प्रीव्यू आपको मिल जाता है, पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाता है कि इसके अंदर ये है। प्रेम्बल, हम लोग शुरुआत भी करते हैं संविधान की उद्देशिका से, ठीक है। चलिए, तो ये पहला ऐसा संवैधानिक सुधार था जिसमें पहली बार पृथक प्रस्तावना की अवधारणा देखी गई। और आपको पता है कि जितने भी हम लोग संवैधानिक सुधार देख रहे हैं, ठीक है, ये अपने आप में उस समय के क्या हुआ करते थे, तो उस समय के ये अपने आप में संविधान हुआ करते थे। मतलब उस समय का ये संविधान था। उस समय जो शासन प्रशासन व्यवस्था जो चलती थी वो चलती थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, जब तक कि दूसरा वाला नहीं आ जाता था, है ना। चलिए, तो पहली बार पृथक प्रस्तावना की अवधारणा देखी गई, पहली बार पृथक प्रस्तावना की अवधारणा देखी गई। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार प्रस्तावना की अवधारणा देखी गई या प्रस्तावना को शामिल किया गया। तो प्रस्तावना को शामिल किया गया किस अधिनियम के माध्यम से, तो आपका उत्तर क्या होगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। देखिए, अभी तक हमने जितने भी सुधार देखे, संवैधानिक सुधार देखे, उसमें किसी में भी प्रस्तावना नहीं थी। ये इकलौता है जिसमें प्रस्तावना मिलती है, तो इसीलिए तो महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट है प्रांतों में द्वैध शासन, ज्वाइंट रूल। द्वैध शासन क्या बोलते हैं इसको, ज्वाइंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई। प्रांत, देखिए जो आज के जो राज्य हैं ना, उनको पहले प्रांत बोला जाता था। तो उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई, ज्वाइंट रूल। अब देखिए, द्वैध शासन क्या होता है
मतलब दो प्रकार का शासन, केवल एक ही व्यक्ति शासन नहीं करेगा, ठीक है। कुछ काम जो है, कुछ काम भारतीयों को भी दे दिया गया, लेकिन प्रांतों में कुछ काम भारतीयों को भी दे दिया गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग होते थे, जो महत्वपूर्ण विभाग होते थे वो तो अंग्रेज ही थे, वो तो कंपनी के पास ही थे, सॉरी आप यहाँ पर कंपनी नहीं, अंग्रेजों के पास ही थे महत्वपूर्ण विभाग। लेकिन कुछ जो छोटे मोटे जो विभाग होते थे, है ना, उनको दे दिया गया भारतीयों को। तो इस प्रकार से भारत में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई। द्वैध शासन, ज्वाइंट रूल, ठीक है। कुछ काम भारतीय करेंगे और जो महत्वपूर्ण काम हैं, जो बड़े बड़े विभाग हैं, उनको कौन देखेगा? जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनको देखेंगे अंग्रेज देखेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था ये लाई गई 1919 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। और इसको 1935 के भारत शासन अधिनियम में हम देखते हैं, इस व्यवस्था को केंद्र में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो फिर आपसे यहाँ पर सवाल बनता है कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम से, तब आप वहाँ पर 1935 लगाएंगे। देखिए, प्रांतों में 1919 और केंद्र में 1935 और केंद्र में 1935, ठीक है। और 1935 में प्रांतों में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1935 में केंद्र में ये व्यवस्था चालू हो गई, लेकिन प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है ना। चलिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर यहाँ से कंटिन्यू प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं। चलिए, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। जैसा कि आज के समय में है, जैसे हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है, विधायक चुनते हैं, एमएलए, है ना, तो कैसे चुनते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है ना, तो 18 वर्ष हो चुकी है तो वो लोग अपने मत के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। 18 और 18 से अधिक आयु। 61वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ। पहले जो मतदान देने की आयु थी वो थी 21 वर्ष, फिर 61वें अमेंडमेंट के द्वारा 61वें नंबर का एक संवैधानिक सुधार हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और उसमें जो मतदान देने की आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ऐसी व्यवस्था, मतलब पहले 18 वर्ष तो नहीं था, तो ऐसी व्यवस्था जो है वो कब से चालू हो गई भारत में पहली बार? डायरेक्ट इलेक्शन की। देखिए क्या था, विधान परिषदों का आकार बढ़ रहा था। एग्जीक्यूटिव जो हम लोग लोकसभा राज्यसभा हम लोग देखते हैं ना, विधानसभा विधान परिषद जो देखते हैं, तो एक प्रकार का ताना बाना बन गया था। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी या प्रांतीय कार्यकारिणी थी, तो यही आगे बढ़ती गई, और जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी उसी ने लोकसभा राज्यसभा का रूप ले लिया, और जो प्रांतीय कार्यकारिणी होती थी उन्होंने विधानसभा विधान परिषद का रूप ले लिया, ठीक है ना। तो ऐसी व्यवस्था, तो इनमें जो सदस्य आएंगे अब वो कैसे आने लगे? वो प्रत्यक्ष रूप से आने लगे, डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा आने लगे। और आपने देखा था 1892 में, 1892 में पहली बार परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1892 में, और 1919 में आपने देखा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई, ठीक है। अब आपको समझ में ये बात आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए, अगला जो पॉइंट है, हमारे यहाँ पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था। देखिए, जब भी पहली बार आ जाए ना तो ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। जैसे कि अभी हम केंद्र में देखते हैं ना, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो केंद्र में किस प्रकार की व्यवस्था है? द्विसदनीय व्यवस्था है, बाइकैमरल, है ना, द्विसदनीय व्यवस्था है। जैसे कि हम राज्यों में देखते हैं, तो स्टेट में हम देखें विधानसभा है और विधान परिषद भी है। 7 राज्यों में विधानसभा भी है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल,
तो इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? द्विसदनीय व्यवस्था। भारत के 7 राज्यों में है। जैसे आपका पड़ोसी राज्य ले लीजिए एमपी, तो एमपी में कैसी व्यवस्था है? वहाँ केवल विधानसभा है, जो दूसरा सदन है वो नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोला जाएगा? एक सदनीय व्यवस्था। ठीक है ना, एक सदनीय व्यवस्था। और ये आपको कहाँ मिलती है? एमपी में मिलती है, और भी अनेक ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था मिलती है। तो हमारे यहाँ पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा, तो द्विसदनीय व्यवस्था हो गई। ठीक, चलिए ये हम देख चुके हैं 6वां पॉइंट। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये जो 2-3 ये पॉइंट थे जिसके लिए ये जाना जाता है। ठीक है ना, तो देखिए इसके बाद अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। और जो भारत का जो संवैधानिक विकास है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, जिसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, एक तो कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास और दूसरा ताज के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। और दोनों में मोस्ट जो अंतर है वो क्या है? तो कंपनी में क्या किया गया? सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई, केंद्रीकृत, और जिसकी शुरुआत हुई 1773 से। और आप देखेंगे ताज के अधीन, तो ताज के अधीन क्या हुआ? विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये मोस्ट डिफरेंस ये देखने को मिलता है। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, देखिए अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं और भी अधिक से अधिक फैक्ट डालने की कोशिश उसमें कर सकूं। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।